गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आपके लिए फिर से लाए संस्कृत विषय और आपका पाठ है चतुर्थ। 4 पाठ है। पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में निबंध के रूप में है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को 15 से 20 मिनट दें और वीडियो देखने से पहले लाइक भी करें, शेयर भी करें, बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं। तो चलिए हम आज अपनी संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में देखते हैं। इसमें इसका बहुत अच्छे से वर्णन दिया हुआ है। उन स्त्रियों के बारे में वर्णन है, उन स्त्रियों का इसमें चर्चा किया गया है जो भारत के ऊपर, भारत की संस्कृति के लिए बहुत अच्छा लिख गए हैं, बहुत अच्छा बता गए हैं। तो हम उन महान स्त्रियों को याद करेंगे जो साहित्य में, संस्कृत साहित्य पे बहुत सारा चीज लिखे हैं। तो चलिए इस पाठ के माध्यम से, इस पाठ के संदर्भ में, ठीक है, तो हम बहुत सारे चीज़ों को सीखते हैं और एग्जाम में ये गारंटी है, ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, गारंटी एग्जाम में 5 से 6 नंबर इस पार्ट से आपका जरूर आएगा। ठीक है, इसमें कोई मतलब दो मत नहीं है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के आपका सारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से, शांतिपूर्वक अच्छे से ग्रहण करेंगे, सुनेंगे और इस वीडियो बनने के बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे ताकि आप भी लाभान्वित हो, आपके दोस्त भी लाभान्वित हो। चलते हैं अपने मैटर की ओर। थैंक यू सो मच। हमारा विषय संस्कृत है और चतुर्थ पाठ है, यानी कि पाठ 4 है और पाठ का जो नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका है। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका है और पाठ की जो विधा है वो निबंध है। ठीक है, पाठ की विधा निबंध है। तो हम पाठ के संदर्भ में देखते हैं कि पाठ के संदर्भ में हमें क्या क्या चीज देखना है, पढ़ना है। तो उस चीज को हम देखते हैं, थोड़ा सा गहराई से देखेंगे, एकाग्रचित होकर के देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा पाठ 4 है, पाठ 4 दे दिए। पाठ मेरा चतुर्थ है इस बुक में, संस्कृत में। उसके बाद पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य लेखिका में क्या क्या है, हमको करना है। ठीक है, तो इस अध्याय में, यानी कि संस्कृत साहित्य लेखिका में, इस अध्याय में संस्कृत साहित्य में स्त्रियों की क्या भूमिका रही, या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। यानी कि संस्कृत साहित्य लेखिका जो आपका अध्याय है, जो चैप्टर है, इसमें औरतों की, स्त्रियों की, जननी की क्या रोल है, क्या भूमिका है, क्या महत्वाकांक्षा है, इसके बारे में हमको जानकारी इकट्ठा करना है। ठीक है, तो चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि स्त्रियां भी किसी से आज के डेट में ना पहले कम थी ना आज कम है। ठीक है ना, पहले दिखाई नहीं देता था और अब दिखाई देता है कि स्त्रियां किसी से कम नहीं है। ठीक है ना, चलो। उसके बाद है कि समाज रूपी गाड़ी, पाठ के संदर्भ में हम थोड़ा सा देख रहे हैं। ठीक है ना, समाज रूपी गाड़ी को स्त्री एवं पुरुष दोनों मिलकर चलाते हैं। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि समाज रूपी, समाज जो चलता है, सोसाइटी जो चलता है, सिर्फ स्त्री से नहीं चलता है, सिर्फ पुरुष से नहीं चलता, ये स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग से चलता है। ठीक है ना, तो यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है कि समाज रूपी गाड़ी को, समाज रूपी जो गाड़ी है, स्त्री एवं पुरुष दोनों मिलकर के चलाते हैं। ठीक है ना, रोकिए। तो समाज रूपी जो गाड़ी है ना, वो स्त्री एवं पुरुष दोनों मिल करके चलाते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि समाज रूपी गाड़ी कौन मिल करके चलाते हैं, तो हमारा जवाब होगा कि समाज रूपी गाड़ी जो है ना, स्त्री और पुरुष दोनों मिल करके चलाते हैं। ठीक है, जबरदस्त रहेगा, कोई दिक्कत भूलोगे नहीं ना? ठीक है, भूलना भी नहीं है। उसके बाद है कि प्राचीन काल से ही, प्राचीन मतलब बहुत पहले से ही, ठीक है ना, प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य को बनाने में स्त्रियों कम अधिक भूमिका रही है, स्त्रियों का, ठीक है ना, स्त्रियों का कम अधिक भूमिका रही है। मतलब प्राचीन काल से, नहीं कि शुरुआत से ही, ठीक है ना, शुरुआत से ही संस्कृत साहित्य को मतलब कि अच्छा बनाने में, संस्कृत को बहुत अच्छा बनाने में, गढ़ने में, रचने में, ठीक है ना, स्त्रियों का, किसका? स्त्रियों का कम अधिक, ठीक है ना, स्त्रियों का कम कहीं अधिक, मतलब इसका मतलब कि महत्व रहा है। ठीक है ना, चलिए, प्राचीन काल से ही, तो कहने का मतलब स्त्रियां भी कम नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि उसके बाद फिर उसके नीचे आपका पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा, ठीक है ना, याज्ञवल्क्य ने, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, हो सकता है इस बार भी आ जाए, आप लोग के टाइम में 2024 में आ जाए। तो हम कैमरा में, ऑन कैमरा ये भी बता देते हैं कि मेरे यहाँ 2 सेशन के बच्चे हैं जो इस बार एग्जाम देंगे 2023 में और जो अगले बार यानी 2024 में देंगे, दोनों कैंडिडेट हमारे यहाँ, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं ये बात को। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा अपनी पत्नी को दिया करते थे। ठीक है ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दिया करते थे? ठीक है, अपनी पत्नी को, या ठीक है ना,
तो याज्ञवल्लभ ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दिया करते थे? अपनी पत्नी को। कौन? अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा कौन दिया करते थे? याज्ञवल्लभ। ये थोड़ा सा संस्कृत नाम है, टेढ़ा नाम होगा, हलंत विसर्ग होगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से जी को उल्टा करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिया करते थे? ठीक है, कौन देते थे? याज्ञवल्लभ देते थे। याज्ञवल्लभ देते थे, एक ऋषि थे, ठीक है ना, एक ऋषि थे, ठीक है, एक महान आदमी थे। ये आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी को दिया करते थे। बार बार हम बोल रहे हैं इस पे। फिर उसके बाद देखते हैं इसके नीचे जो पॉइंट है, लौकिक संस्कृति में 40 कवित्रियों का वर्णन है, ठीक है ना। लौकिक संस्कृति में 40 कवित्रियों का, ठीक है ना, 40 महिलाओं का जो कविता लिखी है, जो संस्कृत में साहित्य की रचना अच्छे से की है, उसका वर्णन किया गया। कितना का? 40 कवित्रियों का। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है, हो सकता है आ जाए कि लौकिक संस्कृति में कितने कवित्रियों का वर्णन है? 40। कितने? 40 कवित्रियों का वर्णन है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए कि लौकिक संस्कृति में कवित्रियों के कुल 50 पाठ मिलते हैं। लौकिक संस्कृति में कुल, देखिए पहले सबसे पहले है कि लौकिक संस्कृति में कुल कवित्रियां कितनी थी? 40, ठीक है। उसके बाद है कि लौकिक संस्कृति में कवित्रियों के कुल कितने पाठ मिलते हैं? 50 पाठ मिलते हैं। कितने पाठ मिलते हैं? 50 पाठ मिलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए 40-50 से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। कुल कवित्रियों की संख्या पूछेगा तो 40, और कुल पाठों की संख्या बोलेगा तो 50 बोलना है, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद है कि ऋग्वेद में, वेद तो आप जानिए रहे हैं ना, बहुत सारे वेद हैं, चार है ना, ठीक है, 4 है। तो ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद जो है ना, वेद जो है हम लोग का, उसमें 24 महिलाओं का, वे उन महिलाओं का वर्णन है जिन्होंने संस्कृत साहित्य में मतलब कि महत्व काम किया है, ठीक है ना। संस्कृत साहित्य को सजाने में, रचने में, गढ़ने में, उत्पत्ति करने में मदद किया है, ठीक है। तो उन 24 महिलाओं का वर्णन है किसमें? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन है? होना चाहिए 24 महिलाओं का। या क्वेश्चन घुमा के देगा कि 24 महिलाओं का वर्णन किस वेद में है? 24 महिलाओं का वर्णन ऋग्वेद में है, ठीक है ना। तो आप बढ़िया से देखो, कॉन्सेंट्रेट करके। फिर है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। तो अथर्ववेद में कितने? 5 महिलाओं का वर्णन है जिन्होंने संस्कृत साहित्य को रचने में, उनकी उत्पत्ति करने में, उनको सजाने में, बढ़ाने में मदद किया है, यानी संस्कृत साहित्य पे काम किया है, ठीक है ना। तो अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। कितने? 5 महिलाओं का वर्णन है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि 5 महिलाओं का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में। या अथर्ववेद में कुल कितने महिलाओं का वर्णन है? 5 महिलाओं का वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, एकदम रंग के आइएगा, ठीक है ना। आप रंग के आइएगा, एक दिन आपका जीवन रंगीन हो जाएगा, ठीक है। तो जीवन को रंगीन बनाना है कि नहीं? कि झप करवाना है? चलिए ठीक है। उसके बाद है सभी कवित्रियों में प्रथम, सभी कवित्री, जितना भी बोले ना, देख रहे ना, जितना भी कवित्री है पूरे पाठ में, जितना भी कवित्रियों का संस्कृत साहित्य की लेखिका के गिनती में जितने भी कवित्री हैं, सबसे टॉप लेवल का, सबसे उच्च श्रेणी का, जिसको सर्वोपरि माना गया, सबसे ऊपर माना गया है, ठीक है ना, वो बोल रहे हैं। कहता है कि सभी कवित्रियों में प्रथम कल्पा, ठीक है, विजयंका। कौन है? विजयंका। याद कीजिए, कौन है? विजयंका। कौन है? विजयंका। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है, आप उल्टाइएगा क्वेश्चन पे, कोई गेस्ट पेपर देखिए कि सभी कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? विजयंका। कौन है? विजयंका, ठीक है ना। तो अब ये भी आ जाएगा कि विजयंका क्या है? तो विजयंका क्या है? बोलिए, विजयंका क्या है? विजयंका सभी कवित्रियों में प्रथम कल्पा है। क्या है? सभी कवित्रियों में प्रथम कल्पा, सबसे श्रेष्ठ है वो, ठीक है ना। या फिर सभी कवित्रियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? विजयंका है। कौन है? विजयंका है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये आपका VBI क्वेश्चन है, बहुत ही जहरीला टॉपिक सही है, ठीक है। उसके बाद है विजयंका श्याम वर्ण की महिला थी। श्याम मतलब होता है ना ज्यादा गोरा ना ज्यादा काला। श्याम जैसे कि हम है श्याम वर्ण, देखो यहाँ पे है ना। चलो यार, जैसे हम श्याम ही हैं, गोरा है नहीं, ठीक है, श्याम वर्ण क्या है। तो उसी प्रकार से विजयंका भी जो है ना श्याम वर्ण की महिला थी, ठीक है ना, मतलब श्यामली टाइप की थी। कैसी थी? श्यामली थी, ठीक है ना। चलिए, तो श्याम वर्ण की विजयंका। अब आ जाएगा क्वेश्चन कि विजयंका जो है ना किस वर्ण की महिला थी? वर्ण मतलब रंग, चमड़े का रंग, ठीक है ना। श्याम वर्ण का मतलब होता है ना ज्यादा काला ना ज्यादा गोरा, श्याम बीच वाला, मिडिल कलर, ठीक है। तो विजयंका किस वर्ण की महिला थी? तो श्याम वर्ण की, ठीक है ना। क्या मारोगे? श्याम वर्ण की। तो श्याम वर्ण की महिलाएं का नाम क्या था? विजयंका। किस पाठ में?
संस्कृत साहित्य लेखिका ना, पाठ में विजयंका का चर्चा है। विजयंका श्याम वर्ण की लेखिका थी, ठीक है ना। चलिए, एक महिला भी थी। उसके बाद विजयंका का स्वरूप, स्वरूप का मतलब होता है रूप, रूप, मुंह का बनावट, सुंदरता, खूबसूरती, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, तो विजयंका का स्वरूप नीले कमल के पंखुड़ी जैसी है। भले वो श्याम वर्ण की जैसी थी, ना ज्यादा गोरी थी ना ज्यादा काली थी, श्यामली थी, लेकिन इसका जो रूप था ना, स्वरूप था ना, मुंह का जो बनावट जो था, ढांचा, शेप जो था बहुत ही कमाल की थी। विजयंका मस्त लगती थी देखने में, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी लगती थी, खूबसूरत लगती थी देखने में, ठीक है ना। तो इसका जो स्वरूप, तो देखो इसको तुलना कहाँ से किया है, नीले कमल, कहाँ से, नीले कमल से, ठीक है। नीले कमल की पंखुड़ी की तरह, ठीक है ना। चलिए, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि नीले कमल की पंखुड़ी जैसी किसका स्वरूप है, विजयंका का। विजयंका का स्वरूप किससे तुलना किया गया है, नीले कमल से तुलना किया गया है, ठीक है ना। चलिए, ये भी आपका टॉपिक्स कंप्लीट है। उसके बाद है विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। आपके ये क्वेश्चन बहुत ही जहरीला है, बहुत ही जहरीला है। हम आपको बता देते हैं, क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है ना, कि विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि किसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है, विजयंका को, किसे, विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। तो सर्व शुक्ला सरस्वती से किसने कहा है, ये भी होगा ना, एक क्वेश्चन उठ सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे, देखो यहाँ पे विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती डांडी नामक व्यक्ति ने कहा है। किसने, डांडी, किसने कहा है, डांडी नामक व्यक्ति ने। तो सबसे पहले इससे ज्यादा मस्त क्वेश्चन ये है कि विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। तो किसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है, विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है, ठीक है ना। चलो, तो विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती डांडी नामक व्यक्ति ने कहा है। किसने कहा है, डांडी नामक व्यक्ति ने कहा है, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम में अगर इस लेवल से, इस है ना, इस पट्टी से इस तरफ से अगर क्वेश्चन आ जाएगा एक भी, तो छोड़ के आओगे क्या, भर के आओगे, रंग के आना है, रंग के आना, भर के आना, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं विजयंका का समय, जब विजयंका साहित्य में रचना कर रहे थे, साहित्य की उत्पत्ति कर रहे थे, साहित्य गढ़ रहे थे, बना रहे थे, ठीक है। तो उसका समय क्या चल रहा था, तो उसका समय था 8वीं सदी। क्या था, 8वीं सदी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि विजयंका का समय क्या था, 8वीं सदी मार देंगे, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्या मारेंगे, 8वीं सदी मारना है, फटाक से हिच के मारना है, ठीक है ना, ठीक है। चलो, विजयंका का समय क्या था, विजयंका का रचना काल का, विजयंका के रचना काल का समय क्या था, तो 8वीं सदी मारना है, क्या मारना है, 8वीं सदी मारना है। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि चंद्रादित्य एक चालुक्य वंश के राजा थे, ठीक है ना। चंद्रादित्य कौन थे, चालुक्य वंश के राजा थे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक बार शायद आया है, बार बार नहीं आया ये क्वेश्चन। तो चंद्रादित्य कौन थे, ये चालुक्य वंश के राजा थे, ठीक है ना। कौन थे, चालुक्य वंश के राजा थे। तो देखो फिर यहाँ पे चंद्रादित्य के पत्नी विजय भट्टिका है। चंद्रादित्य के पत्नी का नाम क्या है, विजय भट्टिका। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रादित्य के पत्नी का नाम क्या है, तो विजय भट्टिका में मारना है, विजयंका नहीं मारना है। क्या मारना है, विजय भट्टिका मारना है। चंद्रादित्य के पत्नी का नाम है विजय भट्टिका। क्या है, विजय भट्टिका, जिसे लोग विजयंका के नाम से जानते हैं। लोग उसको समझते हैं विजयंका के नाम से, बट उसका अगर पूछेगा चंद्रादित्य के पत्नी का ओरिजिनल नाम क्या है, तब हमको मारना है विजय भट्टिका। क्या मारना है, विजय भट्टिका। लेकिन लोग इसे किस नाम से, विजयंका के नाम से जानते हैं। किस नाम से, विजयंका के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट कंप्लीट है ना, बहुत अच्छा। तो चलिए, तो विजय भट्टिका को किस नाम से जानते हैं, विजयंका के नाम से। कहने का मतलब है कि विजयंका किसकी रानी थी, लुगाई, ठीक है, चंद्रादित्य की, किसकी, चंद्रादित्य की पत्नी थी, ठीक है ना। उसके बाद देखो दक्षिण भारत की कवित्री, ठीक है ना, दक्षिण भारत की, जैसे कि साउथ इंडिया ना होता है ना, दक्षिण इंडिया मालूम है ना। चलो, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जो है ना, गोवा वगैरह सब दक्षिण इंडिया में आता है। तो उस प्राचीन काल में दक्षिण भारत, देखो यहाँ पे दक्षिण भारत की कवित्री कौन कौन थी, तो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित इन्हीं सब का नाम है। शीला भट्टारिका, क्या नाम है पहला, शीला भट्टारिका। उसके बाद है देव कुमारिका, क्या नाम है, देव कुमारिका। उसके बाद है राम भद्राम्बा, क्या नाम है, संस्कृत नाम है, संस्कृत वर्ड है, थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से, ठीक है ना।
तो दक्षिण भारत की जो कवित्री थी, दक्षिण भारत की कवित्रियों के नाम जो है शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा, ठीक है ना। ये दक्षिण भारत की कवित्रियों के नाम है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि दक्षिण भारत के कवित्रियों के नाम निम्नलिखित में कौन है। अब दे देगा शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबिका, और दे देगा इनमें से सभी। चलो ठीक है, तो ठीक है, मार लेना इनमें से सभी। बिल्कुल आपका सही आएगा तो एक, जाएगा तो सब आएगा ना। चलो ठीक है, यानी अरे मिलेगा तो एक नंबर, जाएगा तो एक, गलत कर दोगे तो एक नंबर चल जाएगा ना, इसको गलत करके नहीं आना है। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है सर। फिर विजयनगर के राजा ने, फिर देखो यहाँ पे विजयनगर के राजा ने, विजयनगर था जैसे धोरैया एक यहाँ पे नगर है, ठीक है, गांव है, उसमें नगर चलता था, प्राचीन काल में नगर चलता था, ठीक है ना। चलो, नगर और महानगर चलता था। तो विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा के लिए बहुत प्रयास, संस्कृत भाषा के संरक्षण, विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा के संरक्षण, मेरा यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे संरक्षण हम डाल देते हैं, ठीक है ना, संरक्षण, ठीक है ना। चलिए, संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए थे, ठीक है ना। संरक्षण का मतलब होता है संस्कृत भाषा को बचाए रखने के लिए। कौन? विजयनगर के राजा ने। किसने? विजयनगर के जो राजा थे वो संस्कृत साहित्य के संरक्षण का बहुत प्रयास किए, संस्कृत को, उनके साहित्य को, अपनी संस्कृति को बचाने का बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए। किसने? विजयनगर के राजा ने। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि संस्कृत को बचाने का बहुत प्रयास किसने किया था? विजयनगर के राजा ने, ठीक है ना। या फिर विजयनगर के राजा ने किस चीज को बचाने का प्रयास किया था? संस्कृत को, संस्कृत साहित्य को बचाने का, ठीक है, प्रयास किया था। उसके बाद देखो यहाँ पे विजयनगर में यहाँ पे में होगा, विजयनगर में ऐसी महिलाएं रहती थी, ठीक है ना, जो संस्कृत साहित्य में कुशल थी, ठीक है। विजयनगर में जितनी भी महिलाएं रहती थी, राजा महाराजा भी रहते थे, और जितनी भी महिलाएं रहती थी वो सभी कवित्री के रूप में रहती थी, लेखिका के रूप में रहती थी, साहित्य में रचना करने वाली के रूप में रहती थी, ठीक है ना। तो वही कहने का मतलब है कि ये विजयनगर में ऐसी सब महिलाएं रहती थी कि जो साहित्य में रचना करना चाहती थी, साहित्य में कुशल थी, परिपूर्ण थी, साहित्य का पूरा भरपूर नॉलेज था उनको, ठीक है ना। वो सब महिलाएं रहती थी कहाँ पे? विजयनगर में। कहाँ रहती थी? विजयनगर में। फालतू सब महिलाएं नहीं रहती थी, जो साहित्य लिखना जानती थी, कहानी लिखना जानती थी, साहित्य को रचना जानती थी, साहित्य का बहुत ज्यादा कुशल ज्ञान था, वो सारी महिलाएं रहती थी कहाँ पे? विजयनगर में। और विजयनगर में संस्कृत साहित्य का रक्षा कौन करना चाहते थे? विजयनगर का राजा। कौन? विजयनगर का राजा। विजयनगर में वो सारी महिलाएं रहती थी जो संस्कृत में रचना करना चाहती थी, संस्कृत के साहित्य में कुशल थी ना, संस्कृत के साहित्य में कुशल थी, वो सारी महिलाएं कहाँ रहती थी? विजयनगर में। अब विजयनगर के संस्कृत साहित्य का रक्षा कौन करना चाहता था? विजयनगर के राजा। उनका नाम यहाँ पे दर्शाया नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ तक आपका कंप्लीट है ना, कोई दिक्कत है ना? चलिए ठीक है। उसके बाद है कंपन राय। चलिए कंपन राय की ओर चलते हैं। कंपन राय की रानी का नाम, रानी मतलब पत्नी, ठीक है ना। कंपन राय की रानी का नाम गंगा देवी। क्या है? गंगा देवी था। कंपन राय की पत्नी का नाम गंगा देवी था। तो देखें, जिसने मधुरा विजयम लिखा, तो कंपन राय की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? गंगा देवी। क्या नाम था? गंगा देवी। अच्छे से देखना जरा, गंगा देवी, जिसने मधुरा विजयम लिखा। मधुरा विजयम एक संस्कृत साहित्य है, यही लिखा है कौन? गंगा देवी ने। तो गंगा देवी ने क्या लिखी है? मधुरा विजयम ना, एक संस्कृत साहित्य की रचना की है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है और आ भी सकता है कि मधुरा विजयम की रचना किसने की है? गंगा देवी ने। किसकी पत्नी थी? गंगा देवी किसकी पत्नी थी? कंपन राय की। कंपन राय की पत्नी का नाम गंगा देवी ने क्या लिखा? मधुरा विजयम। क्या लिखा? मधुरा विजयम लिखा, ठीक है ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। तथा इसका समय 14वीं सदी था। क्या था? 14वीं सदी माना जाता था। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि गंगा देवी जो संस्कृत साहित्य में रचना कर रही थी तो उसका समय क्या था? 14वीं सदी। क्या था? 14वीं सदी। या फिर डायरेक्ट आ जाएगा कि गंगा देवी का समय क्या था? 14वीं सदी। गंगा देवी का रचना काल क्या था? 14वीं सदी। या 14वीं सदी में कौन रचना कर रहे थे? 14वीं शताब्दी में कौन साहित्य में लिख रहे थे?
किसके पत्नी थे? गंगा देवी ने कौन सा साहित्य लिखा था? कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, छूटना नहीं चाहिए ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। 14 के बाद 16वीं सदी में आते हैं। फिर है 16वीं शताब्दी में, देखिए 16वीं शताब्दी में अच्युत राय, ठीक है ना, बढ़िया से। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय का शासन आ गया। अच्युत राय एक राजा थे, ठीक है ना, एक राजा थे, बहुत ही प्राचीन काल के राजा थे, उसका नाम था अच्युत राय। बोलिए एक बार, अच्युत राय, ठीक है ना। तो अच्युत, हाँ, तो 16वीं शताब्दी में अच्युत राय का शासन आ गया, जिसके पत्नी का नाम तिरुलांबा, जिसके पत्नी का नाम तिरुलांबा है। अच्छा एक चीज गौर करो, इस चैप्टर में कहीं पुरुष का चर्चा है? नहीं। हम पहले बोल दिए हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, ठीक है ना, और इस चैप्टर में मतलब कि हम कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखो 16वीं, देखो यहाँ पे 16वीं शताब्दी में अच्युत राय का शासन था। अच्युत राय मतलब कि कोई नगर होंगे, वहाँ के राजा महाराजा थे और उसका शासन चल रहा था, और उसकी पत्नी का जो नाम था ना, ये बहुत ही VVI जबरदस्त क्वेश्चन कई बार आया है, ये बात बोलने के लिए भूल गए हम कि 16वीं शताब्दी में अच्युत राय का शासन आ गया था यथा, जिसके पत्नी का नाम तिरुमलांबा, क्या नाम थी? तिरुमलांबा, ठीक है, तिरुमलांबा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अच्युत राय के रानी का नाम क्या था? तिरुमलांबा। अच्युत राय के पत्नी का क्या नाम था? तिरुमलांबा। तिरुमलांबा के पति का क्या नाम था? तिरुमलांबा जब संस्कृत साहित्य में लिख रही थी तो उसका समय क्या चल रहा था? 16वीं, यानी 16वीं सदी में साहित्य की रचना कौन कर रही थी? तिरुमलांबा। घुमा फिरा के देगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छे से यहाँ से जाएंगे तैयारी करके, ठीक है। चलो, यानी कि तिरुमलांबा का समय क्या था? 16वीं शताब्दी में साहित्य की रचना कौन कर रही थी? तिरुमलांबा। कौन कर रही थी? तिरुमलांबा कर रही थी, ठीक है। अगर एग्जाम, ये मतलब कि एग्जाम में जाने से पहले अगर दिमाग से उतर जाए ना, तो एग्जाम में जाने से पहले वीडियो के बार जरूर देख लेना। 15 से 20 मिनट देना है और सारा चीज ताजा हो जाएगा और एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो देख के जरूर जाना है और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना है, आपको भी लाभ होगा और आपके दोस्तों को भी लाभ होगा, जरूर उसे भेजिएगा। उसके बाद देखो तिरुमलांबा, फिर तिरुमलांबा ने चंपू काव्य की रचना की थी, ठीक है। तिरुमलांबा ने संस्कृत साहित्य में एक रचना की थी, उसका नाम था चंपू काव्य। क्या नाम था? चंपू काव्य, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे चंपू काव्य की रचना की थी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है कि चंपू काव्य की रचना किसने की है? तिरुमलांबा ने। किसने? तिरुमलांबा ने। चंपू काव्य की रचना किसने की है? तिरुमलांबा ने। तिरुमलांबा किसकी पत्नी थी? अच्युत राय की। किसकी? अच्युत राय की। तिरुमलांबा की समय क्या चल रहा था? तिरुमलांबा ने क्या चीज की रचना की? चंपू काव्य की रचना की। अगर घुमा फिरा के दे देगा तो हमको वहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सब जहरीला सब पॉइंट है। उसके बाद देखो धीरे धीरे हम नवीन समय में आते गए, ठीक है ना। प्राचीन काल से धीरे धीरे कहाँ गए? वर्तमान में आ गए। धीरे धीरे वर्तमान में आते जा रहे हैं, आ नहीं गए अभी आने में टाइम है। धीरे धीरे हम प्राचीन काल से उठे हैं और धीरे धीरे हम आ जाएंगे वर्तमान में। कहाँ जाएंगे? वर्तमान में आ जाएंगे। तो चलो अभी आधुनिक में आ गए। देखो आधुनिक काल के प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य लेखिका, देखो ये बहुत ही VVI है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। कि आधुनिक काल के प्रसिद्ध यानी बहुत ही फेमस, ठीक है ना, बहुत ही फेमस संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत में साहित्य करने वाली लेखिका, ठीक है ना। लेखिका स्त्री होती है, ठीक है ना। आधुनिक काल के प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य लेखिका पंडिता क्षमा राव है। कौन है? पंडिता क्षमा राव, ठीक है ना। कौन है? पंडिता क्षमा राव। बोलो पंडिता क्षमा राव, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है, आगे भी आ सकता है कि आधुनिक काल के प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य लेखिका का नाम क्या है? पंडिता क्षमा राव, ठीक है। आधुनिक काल के प्रसिद्ध लेखिका कौन है? पंडिता क्षमा राव। तो पंडिता क्षमा राव किस काल की लेखिका है? घुमा फिरा के देगा, हमको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो मतलब ये 7 घाट का पानी पी के क्वेश्चन बनाएगा ना, तो हम भी 7 घटिया बन के जाएंगे, ठीक है ना। हमको डरने की जरूरत नहीं है। चलो उसके बाद है जिसके पिता का
जिसके पिता का नाम हो जाएगा, जिसके पिता का नाम, देखो इसके पिता का नाम का चर्चा किया है, पति का नहीं, ठीक है ना। जिसके पिता का नाम शंकर पांडुरंग था, ठीक है, जिसके पिता का नाम क्या था, शंकर पांडुरंग। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि पंडिता क्षमा राव के पिता का नाम क्या था, शंकर पांडुरंग, शंकर पांडुरंग, ठीक है ना। पंडिता क्षमा राव के पिता का नाम क्या था, शंकर पांडुरंग, ठीक है ना। पंडिता क्षमा राव का क्या समय था, रचना का क्या समय था, समय था, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद है कि पंडिता क्षमा राव ने अपने पिता के ऊपर, ठीक है ना, एक साहित्य लिखा। पंडिता क्षमा राव ने बहुत सारे साहित्य लिखी, लेकिन एक साहित्य वो अपने पिता के ऊपर लिखे थे। उनके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग और वो अपने पिता के ऊपर लिखे थे, ठीक है ना। देखो पंडिता क्षमा राव ने अपने पिता के ऊपर एक साहित्य लिखा, ठीक है ना, लिखी थी क्या, एक साहित्य लिखी थी, शंकर चरितम। क्या लिखी थी, शंकर चरितम। यानी कि पंडिता क्षमा राव ने अपने पिताजी के ऊपर जो साहित्य लिखी थी, उस साहित्य का क्या नाम था, शंकर चरितम। देखो यहाँ पे शंकर पांडुरंग, शंकर पांडुरंग उनके पिताजी का नाम था, शंकर पांडुरंग उनके पिताजी का नाम था। और पंडिता क्षमा राव ने जो संस्कृत में जो साहित्य लिखी थी, बहुत सारे लिखी थी, लेकिन एक साहित्य वो अपने पिताजी के ऊपर लिखी थी। किसके ऊपर, पिताजी के ऊपर लिखी थी, उसका नाम था शंकर चरितम। क्या नाम था, शंकर चरितम, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि पंडिता क्षमा राव ने अपने पिता के ऊपर जो साहित्य की रचना की थी, उसका क्या नाम था, शंकर चरितम नाम था, ठीक है ना। तो शंकर चरितम किसके ऊपर लिखा गया था, पिता के ऊपर, ठीक है ना। तो पंडिता क्षमा राव ने अपने पिता के ऊपर लिखी थी, ठीक है। उसके बाद देखो कि पंडिता क्षमा राव सत्याग्रह गीता गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर लिखा है, ठीक है, ये लिखी है, ठीक है, लिखी है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि पंडिता क्षमा राव सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से प्रभावित होकर, ठीक है ना, किसके दर्शन से प्रभावित होकर लिखी थी। पंडिता क्षमा राव किसके दर्शन से प्रभावित होकर के, खुश होकर के, ठीक है, किसके दर्शन से प्रभावित होकर के, खुश होकर के सत्याग्रह गीता लिखी थी, बताओ। गांधी जी। किसके, गांधी जी। गांधी जी से मिले, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, उनसे बहुत ज्यादा उनको सीख मिला और उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह गीता लिख दिया। शायद उस समय गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा होगा, ठीक है। चलो, इसलिए गांधी जी से प्रभावित होकर के पंडिता क्षमा राव ने सत्याग्रह गीता लिख डाली, ठीक है ना, सत्याग्रह गीता लिख डाली, ठीक है ना, गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होने के बाद, ठीक है। चलो कंप्लीट है यहाँ तक। उसके बाद चलते हैं। तो इस देखो, इस तालिका से अगर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन फंस जाएगा तो आप नहीं फंसिएगा, फंसिएगा कि रंग क्या आइएगा, आपको रंग के ही आना है, जीवन बचाना है, ठीक है। चलो इसके बाद, इसके अलावा पंडिता क्षमा राव देखते हैं, इसके अलावा पंडिता क्षमा राव, देखो यहाँ पे तो इन्होंने शंकर चरितम तो लिखी थी अपने पिताजी के ऊपर, इसके अलावा क्या क्या लिखी है, इसका भी चर्चा जरा सा करते हैं कि इसके अलावा पंडिता क्षमा राव, हाँ, मीरा लहरी कथा मुक्तावली, विचित्र परिपद यात्रा, ग्राम ज्योति लिखे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी इन्होंने ये सब चीज लिखी है और ये बहुत ही जबरदस्त है। भी आइए, आपको बोलवाएंगे, आप बोलिएगा भी। तो मतलब कि शंकर चरितम के अलावा पंडिता क्षमा राव ने क्या क्या लिखी है, तो पहला बोलिएगा, बोलिए। मीरा लहरी कथा मुक्तावली, विचित्र परिपद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि, ठीक है ना। और नहीं है, बाकी लिखे होंगे, इसमें संकलित नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए, ये सारे मतलब कि साहित्य, संस्कृत साहित्य की रचना किए हैं कौन, पंडिता क्षमा राव, ठीक है ना। अपने पिता के ऊपर जो लिखी थी उसका नाम क्या था, शंकर चरितम। उसके अलावा उन्होंने क्या क्या लिखा, जरा बोलो तो हम उंगली रखते हैं। यानी कि मीरा लहरी कथा मुक्तावली, विचित्र परिपद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए अब आधुनिक से हम वर्तमान आगे, कहाँ आगे, आधुनिक से वर्तमान आगे। देखिए ये बहुत ही जबरदस्त है, हम किसको जबरदस्त बोले हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सब एक पे एक है,
कोई काम नहीं है, सारा जबरदस्त एक से एक जहरीला टॉपिक है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसको जो है सिर्फ समेटने का काम करेंगे, बटोरने का, क्या करने का, बटोरने का, छोड़ना एक भी नहीं है, ठीक है ना। आज छोड़ दोगे तो जिंदगी भर तुम छूटे रह जाओगे, पीछे रह जाओगे। इसको सिर्फ बटोर के रखेंगे, क्या करेंगे, बटोर के अपना सीपीयू में डाल लो, सीपीयू समझ रहा है ना, चलो अपना कपार में डाल लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्तमान के समय में, यानी कि आजकल के समय में, ठीक है, वर्तमान मतलब जो समय चल रहा है, ठीक है ना। वर्तमान के समय में मिथिलेश कुमारी मिश्र एक लेखिका थी, क्या थी, लेखिका। ऐसे सुनने से लग रहा होगा कि लोग लड़का है, नहीं, लड़की थी। हाँ, वर्तमान के समय में मिथिलेश कुमारी मिश्र, हाँ, मिथिलेश कुमारी मिश्र, देखो यहाँ पे एक लेखिका मिथिलेश कुमारी मिश्र, दूसरी का नाम है पुष्पा दीक्षित और तीसरी का नाम है वनमाला। सभी ने मिलकर संस्कृत साहित्य को पूरा कर रहे हैं। आजकल अभी पूरा हुआ नहीं है, संस्कृत साहित्य को अभी पूरा कर ही रहे हैं वो लोग, और सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, गढ़ रहे हैं, और उसको अच्छा बना रहे हैं और खूबसूरत बना रहे हैं। किसको, संस्कृत साहित्य को, किसको, संस्कृत साहित्य को। तो वर्तमान समय में संस्कृत साहित्य को और ज्यादा अधिक अच्छा बनाने में किन किन कवित्रियों का हाथ है। तो सबसे पहले बोलेंगे मिथिलेश कुमारी मिश्र, उसके बाद बोलेंगे पुष्पा दीक्षित, उसके बाद बोलेंगे वनमाला, उसके बाद सभी ने मिलकर के संस्कृत साहित्य को सुंदर बना रही हैं। क्या बना रही हैं, सुंदर बना रही हैं, उसको अच्छा बना रही हैं और उसको सजा रही हैं, बहुत अच्छा कर रही है ना। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है और आगे भी आ सकता है कि वर्तमान समय में संस्कृत साहित्य को खूबसूरत कौन बना रही हैं। तो मिथिलेश कुमारी, हाँ, तो इसका तीन है, यहाँ पे 3 नाम संकलित है आपके पाठ्य पुस्तक में। संस्कृत साहित्य लेखिका में वर्तमान समय के जो कवित्री हैं, ठीक है ना, लेखिका है, साहित्य रचना करने वाली है, उसका नाम है मिथिलेश कुमारी मिश्र, पुष्पा दीक्षित एवं वनमाला ने सभी मिलकर के संस्कृत साहित्य की जोरदार तरीके से रचना कर रही हैं, अभी तक कर ही रही हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद ये यहाँ पे कंप्लीट है ना, कोई दिक्कत आ जाएगा एग्जाम में, कर दोगे, ठीक है, छोड़ना नहीं है ना। चलिए फिर है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ की जो विधा है, ठीक है ना। ये देखिए बड़े बड़े अक्षर में हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप यहाँ से देख के भी समझ सकते हैं कि निबंध क्या है, इस पाठ की विधा है, ठीक है ना। तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ की जो विधा वो क्या है, निबंध है, ठीक है ना। ये भी कभी कतार दे देता है फंसाने के लिए, हमको उजराने की जरूरत नहीं है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ की कैसी विधा है, निबंध है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ की कैसी विधा है, निबंध है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत। उसके बाद है महाभारत में सुलभा नाम की लेखिका का उल्लेख किया गया है। तो महाभारत भी एक ग्रंथ है, क्या है, एक ग्रंथ है, बहुत सारे लोगों का उसमें चर्चा है, वर्णन है, ठीक है ना, बहुत सारा चीज है। लेकिन उसमें एक कवित्री थी जो साहित्य की रचना करती थी ना, जो कि साहित्य की रचना करती थी, उस कवित्री का नाम, ठीक है ना, उस साहित्यिका का नाम, उस लेखिका का नाम कहाँ है, महाभारत में। कहाँ पे है, महाभारत में। उसका नाम है सुलभा। क्या